morning, student. Welcome in Gurukulam Academy, Delhi. Today we shall discuss about the part 5 of the Indian Constitution, that is about the Union. In last class of polity, we have already discussed the part 4 of the Indian Constitution, that is about the fundamental duties, and part 4A was अबाउट डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। हमने लास्ट क्लास में देखा था पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने बताया था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पार्ट वाइज अगर पढ़ेंगे तो वो काफ़ी इजी हो जाता है समझने के लिए और उसको मेमोराइज करने के लिए। तो आज हम देखेंगे पार्ट 5 जो कि है द यूनियन, द संघ। अब देखेंगे द यूनियन जो है एक बहुत ही स्मॉल वर्ड है, लेकिन जो स्ट्रक्चर है इसका काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। आपने वेब देखा होगा कि किस तरह से एक मकड़ी की जो जाल होती है वो कितनी कॉम्प्लिकेटेड होती है, सेम वैसे ही है। उससे पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि ऑटोक्रेसी और डेमोक्रेसी में क्या डिफरेंस है, क्योंकि हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द यूनियन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो हमको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन होना चाहिए कि टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, ये सब क्या होते हैं। उसके बाद हम फिर द यूनियन के अंदर जाएंगे। तो आइए देखते हैं, इस क्लास में समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर जो पार्ट 5 है उसको किस तरह से हम समझ सकते हैं। तो देखते हैं। देखिए पार्ट 5 आर्टिकल अगर देखेंगे, मैंने बताया था कि पार्ट 5 कोई जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें अलग अलग पार्ट्स है और उसको और से डिस्क्राइब करने के लिए उसको अलग अलग आर्टिकल्स के थ्रू और भी डिटेल्स में समझाने की कोशिश की गई है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे जो पार्ट 5 है वो कौन कौन से आर्टिकल्स इंक्लूड करता है। आर्टिकल 52 to 151, ये दोनों जो आर्टिकल्स हैं 52 to 151, इन दोनों आर्टिकल के बीच में और इनको इंक्लूड करते हुए पूरा पूरा हमारा यूनियन जो गवर्नमेंट है उसको एलोबरेट किया गया है इन हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो धीरे धीरे इसका जो स्ट्रक्चर है उसको हम देखने की कोशिश करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है। देखिए ये वर्ड तो काफी यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको द यूनियन काफ़ी स्मॉल लग रहा होगा, लेकिन इसका स्ट्रक्चर जब देखेंगे तो काफ़ी बड़ा है। और यहाँ पर देखेंगे इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, तो यूपीएससी का ये फेवरेट पोर्शन है जहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं यूनियन गवर्नमेंट से। स्टेट गवर्नमेंट से और लोकल गवर्नमेंट से तो रेयरेस्ट क्वेश्चन आते हैं, लेकिन यूनियन गवर्नमेंट अपने आप में इतना बड़ा स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेशन है कि यहाँ से आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं। और हाँ, एक चीज़ और याद रखिएगा कि सिंप्लिसिटी नहीं है ना, जैसे कि किसी एक पोस्ट का जो अपॉइंटमेंट है वो किसी तरीके से हो रहा है तो दूसरे पोस्ट का अपॉइंटमेंट कोई और करता है, तो इससे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। अब किसी का अगर सिलेक्शन हो रहा है तो सबके लिए अगर वन प्रोसेस होता तो हमको इजीली समझ आता, और इम्पीचमेंट का जो प्रोसीजर है वो भी अगर सेम होता तो अलग हमको उसको समझने में काफ़ी ईजी फीलिंग होती। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि किस तरह से जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन प्रोसेस है वो अलग मेथड से लिया गया है। प्राइम मिनिस्टर का जो इलेक्शन का प्रोसेस है वो अलग मेथड से लिया गया है। अभी आप देखेंगे एमपी जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनका जो इलेक्शन प्रोसेस है वो अलग प्रोसेस है। अब अटॉर्नी जनरल उसका सिलेक्शन कैसे होता है, चीफ जस्टिस, सीवीसी, कैग, मतलब आप देखेंगे सबके लिए कभी आप लीडर ऑफ अपोजिशन को इंक्लूड करेंगे, कमेटी बनती है। कभी कभी आप देखेंगे नॉमिनेशन के थ्रू इनका सिलेक्शन होगा, कभी इलेक्शन के थ्रू होगा। नॉमिनेशन भी कोई कमेटी करेगी तो कमेटी में डिफरेंट डिफरेंट टाइम पर डिफरेंट डिफरेंट मेंबर्स को इंक्लूड किया गया। इस वजह से कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। और यूपीएससी में फैक्चुअल ना होते हुए भी आपको फैक्चुअल थोड़ा सा डाटा याद करना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा। तो हम बात कर रहे थे कि इंडिया का सबसे पहले गवर्नमेंट को देख लेंगे कि यूनियन पहले क्या था बिफोर द इंडिपेंडेंस, बिफोर 1947, और आफ्टर 1947 क्या क्या चेंजेस आए, ये आपको ओवरव्यू पता होना चाहिए, तब जा करके आप इन यूनियन को समझ पाएंगे। तो हमने देखा था हिस्ट्री के क्लास में हमने पढ़ा है कि जो एंशियंट हिस्ट्री है, मेडाइवल हिस्ट्री है एंड मॉडर्न हिस्ट्री है, इसमें जो रूल चलता था इस इंडिया में वो था ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी मीन्स राजतंत्र, जिसको हिंदी में बोल सकते हैं कि किंग ही रूल्स बनाता था, किंग ही रूल्स को फॉलो करवाता था। अगर उसके रूल्स को आप नहीं फॉलो करते हैं तो कहीं ना कहीं पनिशमेंट देने का पावर भी किंग्स के पास था। मतलब तीन पावर आप देख सकते हैं कोई भी गवर्नमेंट होगी, चाहे वो ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट हो चाहे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो।
तीन पावर्स हमेशा होते हैं, एक तो रूल बनाने वाला जो काम होगा वो, दूसरा होगा उस रूल्स को फॉलो भी कराया जाएगा, और तीसरा अगर इफ यू डोंट फॉलो द रूल देन यू विल गेट सम पनिशमेंट बाय द हायर अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट, और उसको बोलते हैं हम जज। ठीक है, तो ये जो तीनों पावर है, ये तीन पावर आप याद रख ले, किसी भी गवर्नमेंट के नेसेसरी जो पार्ट होते हैं वो होते हैं कि रूल्स बनेंगे, रूल्स फॉलो कराए जाएंगे। इफ यू डोंट फॉलो द रूल्स देन आपको कहीं ना कहीं पनिशमेंट दिया जाएगा। ठीक है, तो ये जो तीन पावर थे, अब इसी से आप देख सकते हैं जीओडी जो गॉड जिसको बोलते हैं, यहां से आप देख सकते हैं जी से जनरेशन, यानी कि जो गॉड रूल्स बनाते हैं उसे ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजर कि जो रूल्स को फॉलो करवाते हैं, और डी से होता है डिस्ट्रॉयर कि अगर आप रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं तो फिर आपको पनिशमेंट भी आ जाएगा। ठीक है, तो हिंदू माइथोलॉजी में आप देखेंगे कि जो ब्रह्मा जी है वो रूल्स बनाते हैं, वो जनरेटर है। ऑर्गेनाइजर में आप देख सकते हैं कि विष्णु जी को माना जाता है, और डिस्ट्रॉयर में जो है शिव जी को, इसीलिए आप देखेंगे शिव जी का महामृत्युंजय वगैरह मंत्र जो है ज्यादा पढ़ा जाता है। तो ये भी आप देखेंगे माइथोलॉजी में, रीजनल बुक्स में भी ऐसे ही फॉर्मेशन था कि जनरेटर, ऑर्गेनाइजर एंड डिस्ट्रॉयर, गॉड जिसको गॉड बोलते हैं। सेम वही जो है ऑटोक्रेसी में चलता था कि एक राजा जो है, इस तरह से देख सकते हैं सारा पावर इन्हीं के पास होता था, यही रूल्स बनाएंगे, यही रूल्स फॉलो कराएंगे, और अगर आप रूल्स को नहीं मानते तो यही आपको पनिशमेंट देंगे। तो ये जो तीन पावर है वो अगर एक ही आदमी में होता था, एक ही पर्सन में होता था, उसको बोलते थे सेंट्रलाइज्ड पावर, क्योंकि देखिए तीनों पावर जो है इसी में सेंट्रलाइज्ड पावर। लेकिन अब कभी कभी राजा जो है या किंग है अच्छे नेचर का हुआ तो ये तीनों जो पावर्स है इसका ये अच्छा यूज कर सकता है और सोसाइटी को एक अच्छे दिशा में ले जा सकता है। लेकिन हमने देखा था कि जैसे मौर्यन जो एरा आया था उसके पहले जो धनानंद था उसके पास भी ये तीनों पावर थे। लेजिस्लेटिव पावर, जो रूल्स बनाने वाला पावर रहेगा उसको हम बोलेंगे लेजिस्लेटिव पावर, और अगर उसको फॉलो कराना है एग्जीक्यूटिव पावर, कार्यपालिका जिसको बोलते हैं। और अगर रूल्स टूटने पर अगर उसको पनिशमेंट दिया जाएगा तो वो होता है जुडिशरी। तो यहाँ पर देखेंगे कि तीन अलग अलग पावर होगा, लेजिस्लेटिव पावर एंड एग्जीक्यूटिव पावर, जुडिशियल पावर। ठीक है, तो ये जो तीनों पावर थे, तीन पावर रखिएगा, जीओडी से याद रख सकते हैं, जनरेशन, ऑर्गेनाइजेशन एंड डिस्ट्रक्शन। तो ये जब तीन पावर एक ही पर्सन में होता था और वही जब सोसाइटी को गवर्न करता था तो वो बोला जाता था ऑटोक्रेसी। ठीक है, लेकिन अगर ये अच्छा नहीं रहा तो फिर पूरे सोसाइटी को ये रॉन्ग डायरेक्शन में, गलत डायरेक्शन में ले जा सकता है। धनानंद वॉज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द मिसयूज ऑफ द थ्री पावर्स। तो फिर जब 1947 में इंडिया फ्री हुआ और उसके बाद देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो कॉन्स्टिट्यूशन में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आई और इन पावर्स को अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन को दे दिया कि एक जो ऑफिस होगा वो रूल्स बनाएगा, दूसरा ऑफिस उसको फॉलो कराएगा, तीसरा ऑफिस कहीं ना कहीं उसको चेक करेगा कि सच में वो जो रूल्स टूटे हैं नहीं टूटे हैं। तो यहां पर आप देखेंगे कि किस तरह से लेजिस्लेटिव स्ट्रक्चर, एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट वो अलग अलग है। ठीक है, तो आपको थोड़ा बहुत यहाँ पर समझ आ गया होगा कि किस तरह से ऑटोक्रेसी में जो तीन पावर्स थे वो एक ही में थे और यही तीन पावर्स अब जो है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अलग अलग है। और इसी तीन पावर्स और तीन ऑफिसेस में बहुत सारे पोस्ट हैं, जैसे आप प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, स्पीकर ऑफ द लोकसभा, डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। उसके बाद आप देखेंगे अटॉर्नी जनरल, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, फिर सीवीसी, चेयरमैन ऑफ सीवीसी, सीआईसी, चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन, और बहुत सारे यहाँ पर देखेंगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस है, जुडिशरी बॉडी है, यहाँ पर देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और बहुत सारे बॉडीज हैं। तो धीरे धीरे जाएंगे, लेकिन आप याद रखिएगा जीओडी के लिए ही वो सब काम करेंगे, या तो जनरेशन करेंगे या ऑर्गेनाइज करेंगे या फिर डिस्ट्रक्शन में ही होंगे। इसी के आसपास पूरा पूरा हमारा यूनियन जो है वो काम करता है। तो यहाँ पर देखिए टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, अब हम थोड़ा सा समझने की कोशिश किए भी हैं और थोड़ा सा और भी इसको ब्रीफ में समझने की कोशिश करते हैं कि टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, तो यहां पर देख सकते हैं जो बिफोर इंडिपेंडेंस जो गवर्नमेंट थी वो थी ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट की, जो तीनों पावर थी जनरेशन, ऑर्गेनाइजेशन, डिस्ट्रक्शन, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी पावर वर इन द ओनली वन पर्सन एंड दैट वाज किंग। ठीक है, तो ये होता था ऑटोक्रेसी। अगर ये अच्छा रहा तो पूरे समाज और पूरे देश को, पूरे सोसाइटी को, पूरे कंट्री को अच्छे दिशा में ले जा सकता था, और अगर ये खराब हुआ तो फिर आप
कहीं भी देखेंगे कि अपने जस्टिस के लिए कहीं भी नहीं जा सकते थे, क्योंकि यही है जस्टिस का भी यही है, बना भी रूल यही रहा है। अब बोलते थे ना कि राजा बहुत सारे मिसयूज भी यही किए हैं कि हम ही बनाएंगे, और कभी कभी तो रिलीजियस बुक में आपको बोला गया कि राजा को ही देवता का अवतार बोला जाता है, गॉड देखेंगे मैसेंजर ऑफ गॉड बोला जाता था, जबकि ये मिस यूज करते थे ना, ऐसा कुछ नहीं है। तो अगर अच्छा हुआ तो फिर आपकी सोसाइटी अच्छी बनेगी, अगर ये खराब हुआ तो आपकी सोसाइटी खराब बन सकती है, ठीक है। तो ये था ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट। अब पावर देखेंगे, पावर्स ऑफ गवर्नमेंट तीन ही पावर होते हैं यहाँ पर देखेंगे। लेजिस्लेटिव पावर यानी कि रूल्स बनेंगे, एग्जीक्यूटिव पावर यानी कि उसको फॉलो किए जाएंगे, और जुडिशियल पावर यानी रूल्स को चेक किए जाएंगे। थ्री पावर्स होते हैं गवर्नमेंट के पास। अब आप देखेंगे आफ्टर द इंडिपेंडेंस जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, इसमें रूल्स एक जगह बनते हैं, एग्जीक्यूट दूसरे जगह कराए जाते हैं, और जुडिशियल जो चेक किए जाते हैं कि रूल्स फॉलो किए जा रहे हैं कि नहीं, उसका ऑफिस अलग है, ठीक है। इसको याद रखिएगा, वही मैंने बताया ना, जीओडी पूरा पूरा यूनियन गवर्नमेंट को अगर रन करना है तो इसी कोड को याद रखिएगा, जीओडी, जनरेशन, लेजिस्लेटिव पावर, एग्जीक्यूटिव पावर एंड जुडिशरी पावर। और इसके जब जब हम नीचे जाएंगे जिसका डिटेल में पढ़ेंगे, लेजिस्लेचर जो है वो बहुत डिटेल है, और यहाँ पर आप देखेंगे कि एग्जीक्यूटिव जो बॉडीज है वो काफी डिटेल्स में है, और अपने आप में सुप्रीम कोर्ट का भी देखेंगे कि कैसे जज को इलेक्ट किया जाता है, इलेक्शन प्रोसेस क्या है और उसका इम्पीचमेंट प्रोसेस क्या है, और सबका अलग अलग है, तो सबको आपको फैक्चुअल लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे कि ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट में तीनों पावर्स एक ही पर्सन में होता था, लेकिन यहाँ पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में तीनों जो पावर है अलग अलग ऑफिसेस में होता है। और एक लेजिस्लेचर में भी देखेंगे कई पर्सन बैठेंगे, एग्जीक्यूटिव में कई पर्सन होंगे, और जुडिशियल में भी आप देखेंगे कई पर्सन होंगे। अभी हाल फिलहाल में जो जस्टिस आते हैं उसमें आप देखेंगे 3-3-2 के बिहाफ में जो फैसला दिया जाता है, डिसीजन दिया जाता है इन द सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ पर देखेंगे 5 तो सुप्रीम जुडिशियरी में भी आप देखेंगे कि बहुत सारे जजेस का बेंच बनता है और वो जाकर के डिसीजन देती है। और बिफोर इंडिपेंडेंस ये सब पावर एक में होता था। तो देख सकते हैं कि राजा, द किंग वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन फॉर द सोसाइटी। लेकिन अब यहाँ पर देखेंगे कि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं। अब देखिए लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, देखिए हमने इससे पहले जो स्लाइड था उसमें देखा कि ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। अब देखिए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट भी 3 लेवल्स पर वर्क करती है। अगर आप देखेंगे तो जो फर्स्ट लेवल ऑफ गवर्नमेंट है वो है सेंट्रल गवर्नमेंट। अब सेंट्रल गवर्नमेंट इसको बोलते हैं केंद्र सरकार, केंद्र सरकार। इसका जो कवरेज एरिया है रूल्स बनाने का, कवरेज एरिया बोल सकते हैं कि इसका जो पावर का जो एरिया है वो पूरे इंडिया के लिए, ऑल इंडिया। इसीलिए देखेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट बोला जाता है कि ये जो रूल्स बनाएंगे वो पूरे इंडिया में वर्क करेगा। जैसे 8 बजे नोट बंद, तो ऐसा नहीं कि केवल दिल्ली में बंद हो जाएगा, ये पूरे इंडिया में देखेंगे कि वो जो रूल्स वो फॉलो किए गए थे। जीएसटी फॉर ऑल इंडिया। तो सेंट्रल गवर्नमेंट वर्क्स फॉर द होल कंट्री, नॉट फॉर एनी पर्टिकुलर स्टेट, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो पूरे इंडिया के लिए रूल्स बनाती है। इसका भी स्ट्रक्चर देखेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि ये हमारे पार्ट 5, इसी को यूनियन बोले जाते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 में है। स्टेट गवर्नमेंट आप देख सकते हैं पार्ट 6 में है, एंड द लोकल गवर्नमेंट पार्ट 9 इसमें दिया गया। तो देखिए तीनों जो गवर्नमेंट है अलग अलग लेवल्स पर वर्क कर रही है। सबसे पावरफुल गवर्नमेंट हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट, पार्ट 5 में इसी को यूनियन भी बोल सकते हैं, संघ सरकार भी बोल सकते हैं, अलग अलग वर्ड्स इसके लिए यूज किए जा सकते हैं। लेकिन जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें इसको द यूनियन बोला गया है। इसका भी एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है, मैं बताया था 3 पार्ट में ये होंगे, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ठीक है। अब आते हैं स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट का क्या कवरेज एरिया रहता है, जो पावर ऑफ एरिया रहता है वो किसी एक स्टेट, जैसे अगर हम बात करें यूपी, तो यहां पर अलग स्टेट गवर्नमेंट है। जो स्टेट गवर्नमेंट जो रूल्स बनाएंगे वो केवल स्टेट में चलेंगे, वो उसका बाकी स्टेट से कोई मतलब नहीं होगा कि वो जैसे यूपी में कोई रूल्स बना या कोई स्कीम्स लॉन्च हुई तो वो स्कीम्स के जो बेनिफिट है वो दूसरे स्टेट के जो सिटीजन है वो नहीं ले पाएंगे। तो ये होता है स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन देखेंगे कि कैसे बैलेंस अप्रोच किया गया और कितने अच्छे तरीके से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ड्राफ्ट किया गया, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यूपी का स्टेट गवर्नमेंट अलग अपनी पॉलिसी चला सकती है,
एमपी की स्टेट गवर्नमेंट अलग पॉलिसी चला सकती है। तो ये जो पार्ट है वो आपके पार्ट 6 में कॉन्स्टिट्यूशन के डिस्क्रिप्शन है। तो ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट अगले आने वाले टाइम में, क्योंकि अभी हमको जो फोकस करना है वो पार्ट 5 में, और वही पार्ट 5 अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है, उसमें काफी टाइम लगने वाला है। ठीक है, जब स्टेट गवर्नमेंट देख लेंगे, स्टेट गवर्नमेंट में भी आप देखेंगे गवर्नर सेम, काम तो सेम होगा, यहाँ भी लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। अगर स्टेट में भी आएंगे तो वहां पर भी आप देखेंगे कि एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड लेजिस्लेचर होगा। अब उसके बाद लोकल गवर्नमेंट, क्योंकि अब सेंट्रल गवर्नमेंट हर जगह पर उतने अच्छे से पहुंच नहीं पाएगी, तो स्टेट गवर्नमेंट बनाया गया। स्टेट गवर्नमेंट भी ऐसा है कि हर गांव गांव में जा करके अच्छे से रूल्स नहीं बना पाएगी, क्योंकि हर गांव को देख पाना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो यहाँ पर लोकल गवर्नमेंट का भी फॉर्मेशन किया गया है। कब किया गया ये भी देखेंगे, 74th अमेंडमेंट हुआ था। अमेंडमेंट कैसे होता है ये भी हम देखेंगे। तो काफी यहाँ पर इंटरेस्ट आने वाला है जब हम इस पॉलिटी बुक को पढ़ेंगे। तो और कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि हम अपने घर में रिलीजियस बुक तो रखते हैं, जैसे हिंदुज्म के बुक्स रखते हैं, और जैनिज्म, बौद्धिज्म, इस्लामिक कल्चर और क्रिश्चियनिटी के बुक्स रखते हैं। और हम ये सोचते हैं कि हमारे लाइफ के बाद ही हमको, जब हमारी डेथ हो जाएगी तो आफ्टर डेथ ये सब हमको काम आएंगे। लेकिन आप एक चीज सोचिए कि जो जीते जी हमको पावर दे रहा है उस बुक को हम क्यों नहीं रखते। तो आई थिंक दैट we should adopt and we should buy one Indian constitution and we should read that Indian constitution daily। कि हमको वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कम से कम पढ़ना चाहिए रोज, और जानना चाहिए कम हर each and every citizen, not only for UPSC student, it should be necessary for all the citizens of India, है ना। क्योंकि हम रिलीजियस बुक्स तो रखते हैं, अब वो अभी प्रूफ हुए नहीं है कि वो हमको बेनिफिट देंगे नहीं देंगे आफ्टर दैट। लेकिन जीते जी जो आपको अधिकार दे रहा है, जो आपको राइट्स दे रहे हैं, फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल ड्यूटीज है, और भी बहुत सारे लिबर्टीज दे रखे हैं, तो उस बुक को हमको पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर लोकल गवर्नमेंट की हम बात कर रहे हैं कि लोकल लेवल पर हमको एक एडमिनिस्ट्रेशन बनाना ही पड़ा आफ्टर 73 एंड 74th अमेंडमेंट। और उसके बाद हमने देखा कि गांव भी कहीं ना कहीं, विलेजेस भी डेवलप करने लगे। तो दिस आर द 3 levels of government which are working simultaneously in India, कि किस तरह से तीनों जो गवर्नमेंट है एक साथ वर्क कर रहे हैं। लेकिन आप देखेंगे कि तीनों गवर्नमेंट होने के बाद भी कितना डेवलपमेंट आपके आसपास हो रहा है, एजुकेशन कितने अच्छे से रन हो रहे हैं, हेल्थ सिस्टम कितना अच्छा, उसको आप खुद डिसाइड कीजिएगा, तभी तो आप एडमिनिस्ट्रेशन में जाके सुधारेंगे, है ना। आप यू आर studying for the UPSC and you are going for the administration services, तो आपको पहले देखना होगा कि कमी कहाँ पर है, क्या आपको करेक्ट करना है। इसीलिए इस तरह से हिस्ट्री, पॉलिटी, ये सब सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, तो लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट हमने देखा कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट दैट आर वर्किंग इन इंडिया। अब हम कुछ और इसके बारे में डिटेल्स देखते हैं कि द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब देखिए 3 लेवल्स हमने देख लिया, 3 पावर्स देख लिया कि 3 पावर्स होते हैं कोई भी गवर्नमेंट में, 3 लेवल्स की गवर्नमेंट हमारे इंडिया में वर्क कर रही है। अब आप हम, क्योंकि हमारा जो कंसर्न है वो पार्ट 5 में है, पार्ट 5 द यूनियन। तो अब हम यूनियन के अंदर चलते हैं कि यूनियन जो गवर्नमेंट है वो किस तरह से बना हुआ है। तो देखिए अगर हम बोले, मैंने बताया कि कोई भी गवर्नमेंट, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे लोकल गवर्नमेंट हो, उसके 3 पार्ट होते हैं। तो फर्स्ट पार्ट होता है लेजिस्लेटिव। ठीक है, जो रूल्स बनेंगे उसको बोलते हैं लेजिस्लेटिव पार्ट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब दूसरा जो पार्ट होगा, ये रूल्स जो बनेगा उसको भैया फॉलो भी तो कराना है ना, कि रूल्स बन गया फॉलो नहीं कराना है। हालांकि फॉलो होता है नहीं होता वो आप डिसाइड करेंगे, लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं कि फॉलो कराने के लिए भी एक ऑफिस होता है, उसको बोलते हैं द एग्जीक्यूटिव। अब अगर कोई फॉलो हो रहा है, नहीं हो रहा है, रूल्स टूट रहे हैं, नहीं टूट रहे हैं, तो उसको भी चेक करने के लिए एक बॉडी है, उसको बोलते हैं जुडिशरी बॉडी। तो ये 3 अलग अलग पार्ट है ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन भी बोल सकते हैं। तो इन तीनों पार्ट्स को अब धीरे धीरे डीप में जाएंगे तो आप देखेंगे कितने सारे स्ट्रक्चर हैं, और इतने सारे स्ट्रक्चर पर्सन के काम करने के बाद भी अगर करप्शन हो रहा है, तो इसी को आपको देखना है कि किस तरह से मैं वहां पर स्पेस बना सकता हूं और ट्राई कर सकता हूं करप्शन दूर करने का। ठीक है, तो सबसे पहले आप जानेंगे तभी तो करप्शन दूर कर पाएंगे ना। तो बिना जाने या बिना समझे, बिना कुछ किए कैसे कर पाएंगे। और इसमें आपके थॉट्स होंगे, है ना। अगर आप वनडे एग्जाम पढ़ते हैं तो वहां पर पोस्ट पूछा जाता है, लेकिन अगर आप यूपीएससी
इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी तो आपके अपने थॉट्स वहां पर पूछे जाएंगे। तो केवल इसको जानना है और फिर आपको अपने थॉट्स वहां पर मेंस में या फिर प्री में रखने होंगे, डायरेक्टली क्वेश्चंस नहीं आते हैं। तो आपको एक एक चीज को धीरे धीरे जानना पड़ेगा। पार्ट्स ऑफ गवर्नमेंट, जैसे हम पार्ट्स ऑफ बॉडी पढ़ते हैं शरीर का, वैसी पार्ट्स ऑफ गवर्नमेंट जानना पड़ेगा, पार्ट ऑफ स्पीच, तब जाकर के आप अपने थॉट्स रख पाएंगे। अब आपको थॉट्स पता नहीं है तो आप को कोई भी कोचिंग वाला या फिर कोई भी टीचर्स ये थॉट्स आपको दे नहीं सकता। पहले आपको बेसिक समझना पड़ेगा और अपने आइडियाज आपको लाने पड़ेंगे, इनोवेटिव आइडियाज लाने पड़ेंगे, उसको आपको मेंस में लिखना पड़ेगा, तब जाकर के आपको मार्क्स मिल सकता है। ठीक है, तो अभी तो बेसिक स्टडी कर रहे हैं, तो देखते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट किन किन लेवल्स पर काम करती है, पार्ट कौन कौन से। तो देखिए, लेजिस्लेटिव गवर्नमेंट है, इसको बोलते हैं हम विधायिका, हिंदी में अगर बोलेंगे तो विधायिका। इधर देखेंगे एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका, देखिए नाम में ही सब कुछ छुपा हुआ है, कार्यपालिका, भैया कार्य को पालन कराना है कि वहां से नियम बन गया, इसको मनवाना भी है। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे कार्य अगर पालन नहीं हो रहा है तो कौन चेक करेगा, यहाँ पर जुडिशरी, ये अलग है। और जब ये राजा हुआ करता था तो तीनों काम एक में होता था, हमने अभी डिस्कस किया, लेकिन अब ये अलग अलग हो चुका है। और अलग अलग हो चुका है तो आप देखेंगे जैसे मकड़ी का एक जाल होता है उस तरह से स्ट्रक्चर है, आपको समझने के लिए काफी कॉम्प्लिकेटेड यहाँ पर जो फीलिंग्स है वो आ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पार्ट देखते हैं लेजिस्लेटिव। अब इसमें कौन कौन होते हैं पार्ट लेजिस्लेटिव यानी विधायिका में? सबसे पहला है जो टॉप मोस्ट है प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। दूसरा है लोअर हाउस, लोकसभा। और थर्ड जो पार्ट है अपर हाउस, राज्यसभा। देखेंगे हमारे देश में अगर कोई एक्ट पारित होता है, कोई अधिनियम पारित होता है, जैसे हमने देखा था कि 1773 का एक्ट था, 1781 का एक्ट था, एक्ट ऑफ सेटलमेंट, 1784 पीट्स इंडिया एक्ट एंड चार्टर एक्ट 1793 से चालू हुआ था, फिर इंडियन काउंसिल एक्ट। तो वहां पर तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ये सब एक्ट लेके आती थी, लेकिन अगर इंडिया में कोई एक्ट लेकर के आना है तो इनको 3 जगह से गुजरना पड़ता है, राज्यसभा, लोकसभा और प्रेसिडेंट। इन तीनों से जब पास होगा तब कोई नियम बन पाता है। तो देखेंगे कोई भी नियम अगर आना है इंडिया में तो फिर काफी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है। पहले अगर एक राजा रहता, वो राजा किसी एक धर्म से रिलेटेड रहता, वो धर्म से वो नियम को एक ही बार में बोल देता था और वो जो रूल्स है वो लागू हो जाता था। जैसे आप देख सकते हैं औरंगजेब पर काफी कंट्रोवर्सी होती है कि उसने मंदिर तोड़वाया, तो उस समय वो उस पावर में था, तो उस समय के कंट्रोवर्सी में हमको फंसना नहीं चाहिए, क्योंकि उस समय जो जो रिलीजन के राजा आते थे वो ऑर्डर निकाल सकते थे लीगली। ठीक है, लेकिन अब देखिए कि अब जो कोई नियम बनना है तो प्रेसिडेंट्स, लोअर हाउस, लोकसभा और राज्यसभा, इन तीनों में डिस्कशन होता है, डिबेट होता है। इसका भी प्रोसीजर्स हम देखेंगे कि किस तरह से कोई रूल्स जो है बनते हैं। ठीक है, तो ये था लेजिस्लेटिव का स्ट्रक्चर। 3 यहाँ पर वर्क करते हैं। और यहाँ पर देखेंगे जो लोअर हाउस यानी लोकसभा, यहाँ पर सारे सांसद आते हैं। जैसे 545 अगर एमपीज है वो कहीं ना कहीं पार्ट ऑफ जो है लेजिस्लेटिव के हैं। तो कभी भी प्रश्न कहीं से भी आ सकता है कि लेजिस्लेटिव में कोई आपके यहाँ का जो एमपी है वो पार्ट है कि नहीं है। तो पार्ट है, क्योंकि आप देखेंगे वोटिंग्स होता है कोई भी नियम को पास कराने के लिए, तो वो वोट करता है। तो जब वोट करता है, डिसीजन करता है, तो कहीं ना कहीं वो पार्ट हुआ ऑफ द लेजिस्लेटिव स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। हर सांसद, हर एमपी, चाहे वो किसी रूलिंग पार्टी का हो, चाहे अपोजिशन पार्टी का हो, चाहे वो इंडिपेंडेंट एमपी हो, लेकिन वो पार्ट होता है लेजिस्लेटिव बॉडी ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट का। ठीक है, तो यहाँ तो चलो रूल बन गया है ना कि लोकसभा में गया, फिर वो फाइल जो है अपर हाउस में गया मेजोरिटी में, फिर प्रेसिडेंट ने उसमें साइन कर दिया, तो एक रूल बन गया। ठीक है, अब ये रूल्स जो जाता है एग्जीक्यूटिव ऑफिस में। अब इस ऑफिस में कौन कौन वर्क करते हैं? देखिए, वही प्रेसिडेंट जिसने रूल्स बनाया था, उसी प्रेसिडेंट्स के नाम पे राजपत्र आपने देखे होंगे, द इंडियन गैजेट, उसमें कोई चीज जो है छपता है, तभी हम जानते हैं कि अच्छा भाई ये नियम बन गया है ना। तो ये जो है प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव का भी पार्ट है और लेजिस्लेटिव का भी पार्ट है, ये याद रखिए, क्योंकि धीरे धीरे आपको कंफ्यूजन काफी होंगे और जब आप थिंकिंग प्रोसेस करेंगे या क्वेश्चन आएगा तो कंफ्यूज जाएंगे। तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आपको सारा चीज पढ़ना है। ठीक है, तो प्रेसिडेंट भी पार्ट होते हैं एग्जीक्यूटिव में, वाइस प्रेसिडेंट भी यहां पर देख सकते हैं कि पार्ट होते हैं यहां पर एग्जीक्यूटिव के। उसके बाद द प्राइम मिनिस्टर, देखिए प्राइम मिनिस्टर भी यहां पर एग्जीक्यूटिव में स्पेशल लिया गया। हालांकि ये एज अ एमपी लेजिस्लेटिव में तो पार्ट थे, लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं एग्जीक्यूटिव में प्राइम मिनिस्टर का डायरेक्ट नाम से आया है, क्योंकि जितने भी
काम को करवाना है या फिर एग्जीक्यूट करना है रूल्स में, उसमें प्राइम मिनिस्टर काफी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर जो है पार्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव है, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी कि आप देखेंगे मंत्री परिषद, ये भी एग्जीक्यूटिव के पार्ट है। अब देखिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अगर बोलेगा तो लेजिस्लेटिव के पार्ट नहीं है, लेजिस्लेटिव में वो एज अ एमपी पार्ट है, लेकिन अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोलेंगे तो वो एग्जीक्यूटिव के पार्ट है। और आप देखिए जैसे भी आईएएस है, आईपीएस है, या जो ग्रुप डी से लेके ग्रुप ए तक के सर्विसेज है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आते हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर काम कर रहे हैं। तो आप कहीं ना कहीं पार्ट होगा किसके, एग्जीक्यूटिव के। आप यहाँ पर लेजिस्लेटिव के पार्ट नहीं है, जुडिशरी में आपका पावर नहीं, क्योंकि आप देखेंगे कोई भी अगर केस फंसता है, जैसे वो जॉब की वैकेंसीज हो गई या कुछ पुलिस केस में भी आप देखेंगे तो केस होता है, तो पुलिस को पावर नहीं है उसको डिसीजन देने का, वो जाते हैं जुडिशरी में। तो केवल आपका जो कवरेज एरिया वो एग्जीक्यूट कराना है, आपको चेक करना है, अगर आपको ऐसा लगता है कि उसने रूल्स तोड़ा है तो हैंड ओवर करना है कहाँ, जुडिशरी में। और यही हमारे इंडियन सिस्टम का आप देखेंगे कि क्वालिटीज है, ये अच्छी भी है, डिसेंट्रलाइज जो पावर किया गया है, कहीं ना कहीं इस वजह से सोसाइटी चल रही है। अदरवाइज हमने ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट में देखा था कि जिसके पास पावर था वही राज करता था, और जिसके पास ज्यादा पावर हो गया उस एक किंग को का मर्डर करके अपना गवर्नमेंट लेके आता था। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे इस गवर्नमेंट को हिलाना या इस गवर्नमेंट को बदलना इतना आसान नहीं हो पाता है, इसीलिए यहाँ पर स्टेबिलिटी है। और इतने जो साल हो गए आफ्टर इंडिपेंडेंस, लेकिन अच्छे से काफी पीसफुली गवर्नमेंट रन कर रही है। तो यहाँ पर एग्जीक्यूटिव का जो पावर है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है। और एक चीज और याद है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जो कि जो सुप्रीम लीगल ऑफिसर बोल सकते हैं ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो होता है अटॉर्नी जनरल, ये भी पार्ट होता है एग्जीक्यूटिव का। तो यहाँ पर देखिए जो सारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं या गवर्नमेंट वर्कर्स हैं, सब होते हैं एग्जीक्यूटिव के, क्योंकि कोई भी ऑर्डर्स जो निकलता है उसको सबको फॉलो करना पड़ता है। जैसे आप देख सकते हैं एग्जांपल, नोटबंदी 8 बजे रात में, तो भैया ऐसा नहीं था कि कोई कौन करेगा नहीं करेगा, कौन देखो अनाउंसमेंट कौन किया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया किए थे, ठीक है, लेकिन उसको जो फॉलो कराया था फिर पुलिस तो एक्शन लेती है ना, कि जल्दी जल्दी वो इलीगल घोषित कर दिया गया था कि अगर 500 और 1000 के पुराने नोट मिलते हैं तो कहीं ना कहीं क्राइम होगा, आप जेल जा सकते हैं। तो एग्जीक्यूटिव का काम था कि जहां वहां से ऑर्डर आ रहा है उसको फॉलो कराओ, ठीक है। अगर फॉलो नहीं करोगे तो फिर आपको जुडिशरी जाना पड़ेगा, दैट इज द थर्ड पार्ट ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट। यहाँ पर देखेंगे ये भी 3 लेवल पे है, सिंपल कोई चीज नहीं है। बोला था ना कि आप जो जुडिशरी है वो भी 3 लेवल पर काम करती है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो टॉप मोस्ट जुडिशियल बॉडी बोल सकते हैं, उससे नीचे यहाँ पर देखेंगे हाई कोर्ट्स है, हर स्टेट में हाई कोर्ट्स है, और उससे नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स है, ठीक है। हालांकि ये एक प्रकार के पॉजिटिव वे में भी बात कर सकते हैं, क्योंकि पहले केवल राजा के पास ही जाते थे। आप जैसे कोई आप स्टेट में है, किसी ऑटोक्रेटिक किंग के अंडर अगर आप रह रहे हैं तो आपको उसी राजा के पास जाना पड़ता था, उसके पास इतना टाइम नहीं हो सकता था, और हो सकता है कि वो अपने रिलीजियस जो पर्सन है उसके फेवर में डिसीजन दे दे। लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं कि आपको 3 चांस मिलते हैं अगर क्राइम होता है या फिर आपको जस्टिस पाना है। तो सबसे पहले आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जा सकते हैं, अगर आपको सेटिस्फेक्शन नहीं है तो आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं, अगर वहां पर भी आपको जस्टिस या उसके जो जस्टिस दिया गया उससे भी आप सेटिस्फाई नहीं है तो यू कैन गो इनटू द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो आप देखेंगे इसमें भी हम बात करेंगे डिटेल्स में, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट को आपको अच्छे से पढ़ना होगा, तभी आप अपना जो है थॉट्स बना सकते हैं फॉर द इंडियन कंट्री के लिए। इस कंट्री में गवर्नमेंट काफी बड़ा रोल प्ले करता है। तो यहाँ पर देखेंगे कभी कभी डिले हो जाता है, अगर कोई क्राइम हो रहा है सुप्रीम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वो जो केस है काफी साल तक चलते हैं, फिर कहीं ना कहीं जस्टिस आता है, हाई कोर्ट्स में वो केस चलता है, फिर आप देखेंगे वहां कई साल लग जाते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट में चलता है, तब जाकर के वहां से छूट भी जाते हैं। जैसे आपने एक बम ब्लास्ट वाला केस देखा होगा कि जो हाई कोर्ट उसको डेथ ऑफ पनिशमेंट दे दिया था, फांसी की सजा दे दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको छोड़ दिया क्योंकि सबूत नहीं मिल पाया। तो देख सकते हैं कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव थिंग्स भी है और ये निगेटिव थिंग्स भी है। इन्हीं में आपको अपना आइडियाज देना है कि क्या इसको एज अ बॉडीज कंटिन्यू किया जाए या कुछ यहाँ पर करेक्शंस किए जा सकते हैं, या फिर आप देखेंगे फास्ट ट्रैक कोर्ट्स भी बने हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी जो जजमेंट है वो काफी डिले में आते हैं ना। तो इस तरह से धीरे धीरे एक एक बॉडी को समझना पड़ेगा, क्योंकि यूपीएससी का सबसे फेवरेट सब्जेक्ट यही है। हिस्ट्री तो आप पढ़ते हैं, लेकिन हिस्ट्री इसलिए पढ़ाया जाता है ताकि आप प्रेजेंट को अच्छे से समझ सके, एंड ज्योग्राफी साइंस एंड करंट अफेयर्स भी होता है, लेकिन जो आपको वर्क करना है एज एडमिनिस्ट्रेशन, वहां पर ये सब्जेक्ट और ये पार्ट आपको काफी काम आने वाला है।
तो यहाँ पर लेजिस्लेटिव को अच्छे से देखेंगे, एग्जीक्यूटिव को काफी डीप में पढ़ना पड़ेगा, जुडिशरी को समझना पड़ेगा, फिर आप देखेंगे कि कमी आखिर कहाँ हो रही है और क्या आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं फॉर द कंट्री ऑफ इंडिया के लिए। देखिए तो अब लेजिस्लेचर ऑफ इंडिया, देखिए मैंने बताया था कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है या द यूनियन है, तीन पार्ट में है, लेजिस्लेटिव स्ट्रक्चर एंड यहाँ पर एग्जीक्यूटिव स्ट्रक्चर एंड जुडिशरी स्ट्रक्चर। अब आते हैं लेजिस्लेटर, पहले पार्ट को डिटेल में बात करते हैं कि किस तरह से विधायिका जो है वो बनता है हमारे देश का। तो देखिए प्रेसिडेंट सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, अगर आपको रूल्स बनाना है इंडिया में तो प्रेसिडेंट, हालांकि वो एक नाम मात्र का पोस्ट है, केवल उनको साइन करना पड़ता है। आपने देखा होगा कि हाँ ये जो प्रेसिडेंट पोस्ट है ये किंग के सिमिलर यहां पर बनाया गया, ठीक है। प्रेसिडेंट पहले राजा होते थे तो इसको खत्म नहीं किया गया था। हालांकि यहां पर आप देख सकते हैं कि प्रेसिडेंट जो है उनको नॉमिनल पोस्ट में रखा गया, हालांकि खत्म कर सकते थे, लेकिन जो भी वर्क होता है जैसे इंटरनेशनल अगर कोई ट्रेड करना या कोई पॉलिसीज बननी तो उन्हीं के नाम पे होता है। ऐसा होता है ना कि जैसे हमको कोई रूल्स पास बनाना है तो उसमें कोई साइन करता है, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि प्रेसिडेंट के नाम पर ही सब चलता है, लेकिन ये उतने पावरफुल नहीं है, केवल इनको साइन करने की अथॉरिटी दी गई है, ठीक है। तो देखेंगे इनका इंट्रोडक्शन, देखेंगे कि आखिर क्यों ये पोस्ट रखा गया है और क्या इनका जो वर्क है वो क्वालिफिकेशंस। ये अगर आपको राष्ट्रपति बनना है, जैसे आपको ग्रुप डी में देना है, तो आप क्या देखते हैं, अरे भैया क्वालिफिकेशन क्या है, क्या पास मांगा है, टेट पास है, ये पास है। अगर टीचर्स बनना है तो सी टेट नेट इस तरह से। तो अगर प्रेसिडेंट बनना है तो ये भी हमको पता होना चाहिए क्वालिफिकेशंस क्या है। तो हालांकि आप ये मतलब पढ़ने के लिए देखिए, क्योंकि बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट पोस्ट है और बहुत कॉम्प्लिकेशंस है। आप टीचर बनने का सपना देख सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति बनने का मत देखिएगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। हालांकि ऐसा नहीं, ये बन सकते हैं, जैसे अभी आप देखेंगे कि द्रौपदी मुर्मू जी काफी छोटे पोस्ट से बनी है, तो बन सकते हैं, लेकिन काफी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। उसको भी देखेंगे कि क्या क्या क्वालिफिकेशन है। फिर अपॉइंटमेंट की, इलेक्शन इनका कैसे होता है। आपने डायरेक्ट राष्ट्रपति के लिए वोट नहीं डाला होगा। अगर आप इफ यू आर watching and if you are a student of 18 प्लस, देन आप देखे होंगे कि राष्ट्रपति के लिए कभी भी हम डायरेक्ट वोट नहीं डालते हैं। तो कैसे इनडायरेक्टली यहाँ पर इनके लिए इलेक्शन होता है, कौन कौन इसके जो इलेक्शंस है उसमें वोट डालते हैं, ये भी हमको देखना पड़ेगा। तो अपॉइंटमेंट मैंने बताया था कि किसी का भी अपॉइंटमेंट सीधा सीधा नहीं है। एक पोस्ट का अपॉइंटमेंट किसी एक मेथड से, दूसरे पोस्ट का अपॉइंटमेंट किसी दूसरे मेथड से, कैग को कोई और चुनेगा, कभी कभी अपोजिशन आप लीडर को लेते हैं, कभी कभी नहीं लेते, इसीलिए देश थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन में चला जाता है, ठीक है। लेकिन हमको यहाँ पर पढ़ना है पावर्स, देखेंगे कि भैया राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट्स के पावर क्या क्या है। लेकिन ये देखेंगे कुछ पावर्स खुद यूज कर सकते हैं, खुद बहुत सारे पावर्स ये सजेशन ऑफ द सजेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और मिनिस्टर ऑफ काउंसिल के ही करते हैं। तो ये देखेंगे कि इनको पावर्स कौन कौन से दिए गए हैं, और इम्पीचमेंट यानी कि इनको हटाया कैसे जा सकता है, ये भी डिटेल्स में देखेंगे आने वाले क्लास में। अभी तो आपको इंट्रोडक्शन मिल रहा है कि द यूनियन कैसा, मैंने बताया था इंट्रोडक्शन शुरू में ही कि एक छोटा वर्ड है, लेकिन ये स्ट्रक्चर में काफी बड़ा है, ठीक है। अब देखिए जो सेकंड हाउस होता है, जो सेकंड पार्ट होता है लेजिस्लेचर ऑफ इंडिया, वहां पर है लोकसभा। लोकसभा का इंट्रोडक्शन देखेंगे कि इसका काम क्या क्या है, कैसे आया था लोकसभा, हिस्ट्री में कैसे चलता था, ब्रिटिश गवर्नमेंट में इसको क्या बोलता था, ये सब देखेंगे। अगर आपको लोकसभा में सांसद एमपी बनना है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना है, तो क्या क्या क्वालिफिकेशंस होते हैं, कौन बन सकता है, ये देखेंगे। अपॉइंटमेंट, इनका इलेक्शंस कैसे होता है, पावर्स क्या क्या होते हैं, और इम्पीचमेंट यानी हटाया कैसे जा सकता है। अगर आप बन गए तो या तो आप खुद आप देख सकते हैं रिजाइन दे सकते हैं, अगर किसी एमपीज का डेथ हो जाता है तो, और अगर वो गलत काम कर रहा है तो उसको हटाया कैसे जा सकता है, ये सब डिटेल्स में देखेंगे, ठीक है। लोकसभा में जो सबसे, लोकसभा को जो उनके जो वर्क है उसको ड्राइव करते हैं, सुपर मोस्ट पावर यहाँ पर स्पीकर बोलते हैं उसको, है ना। आप देखे होंगे कभी ना कभी तो टीवी वगैरह में देखे होंगे कि एक ऊपर में जो चेयर होती है वहां पर एक ऑफिसर बैठे होते हैं, तो उसको बोलते हैं स्पीकर, वो होते हैं लोकसभा में, ठीक है। और एक डिप्टी स्पीकर भी होते हैं, तो इनका भी सिलेक्शन प्रोसेस अलग है। इसके लिए भी आप देखेंगे कि जो इलेक्शंस होता है वो काफी डिफरेंट मेथड है। तो एक एक पोस्ट का यहाँ पर इलेक्शंस काफी मेथड है, बहुत बड़ा टॉपिक ये होने वाला है, धीरे धीरे हम इसको कवर करेंगे, ठीक है। अब देखिए राज्यसभा, अपर हाउस।
अपर हाउस, यहां पर भी आप देखेंगे एमपी तो होते हैं, लेकिन आपने राज्यसभा के सांसद के लिए भी वोट नहीं डाला होगा। आपको अथॉरिटी है केवल लोकसभा, और नाम भी देखेंगे लोक, लोक यानी लोगों की सभा, यानी ये आपके डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव है। राज्यसभा अपर हाउस, यहां पर आप देखेंगे नॉमिनेशन के थ्रू आप नामित करके यहाँ पर जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन सकते हैं। इसका भी देखेंगे इंट्रोडक्शन कि ये पहले क्या बोला जाता था, इसको अभी इनका क्या रोल होता है इन द इंडियन गवर्नमेंट यूनियन में। क्वालिफिकेशंस देखेंगे कि भैया कि अभी आपको राज्यसभा का मेंबर बनना है तो आपके पास क्या क्या क्वालिटीज होने चाहिए और कौन कौन आपको वोट दे सकते हैं। आप देखे होंगे राज्यसभा का जो सांसद होता है वो गली गली नहीं जाता कि वोट दो वोट दो वोट दो, है ना। कब चुनाव होता है, कैसे इलेक्शंस होता है, ये ऑटोमेटिक होते रहता है, और कितने इनका जो टेनर होता है, कार्यकाल होता है, कितने साल का होता है, ये भी हम देखेंगे। ठीक है, अपॉइंटमेंट देखेंगे कि अगर ये क्वालिफिकेशंस भी है तो इनका इलेक्शंस कैसे होता है। पावर्स देखेंगे कि राज्यसभा का क्या पावर है इन द लेजिस्लेटिव स्ट्रक्चर इन इंडियन गवर्नमेंट, और इम्पीचमेंट की हटाया कैसे जा सकता है। ठीक है, लेकिन ये जो ऑफिस है राज्यसभा, यहां पर भी कोई हेड होता है, उसको बोलते हैं चेयरमैन, ये याद रखिए। यहां बोलेंगे स्पीकर, वही है, मतलब इस हाउस का जो सुपर मोस्ट मॉनिटर, जैसे आप देख सकते हैं क्लास में, क्लास 1 में भी गए होंगे तो मॉनिटर होता था, सेम वैसे यहाँ पर जो मॉनिटर होगा लोकसभा का उसको बोलेंगे स्पीकर, राज्यसभा का जो मॉनिटर होगा उसको बोलेंगे चेयरमैन। तो देखो नाम ही अलग है, तो एक नॉर्मल इंसान को या नॉर्मल सिटीजन को समझने में काफी कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, लेकिन स्ट्रक्चर ऐसा ही तो हमको पढ़ना ही पड़ेगा। कुछ बेनिफिट भी है, कुछ पॉजिटिव थिंग्स भी है इसकी डाइवर्सिटी के लिए, और कुछ यहाँ पर देख सकते हैं कि निगेटिव पॉइंट भी हो सकते हैं। जैसे इंडिया में डाइवर्सिटी है, इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है, वैसे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन भी डाइवर्स कंट्री है। तो ये सब आप देख सकते हैं कि प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा, जो पहला पार्ट है यूनियन का लेजिस्लेचर ऑफ इंडिया, उसमें 3 पार्ट में ये डिवाइड है। इसको एक एक पार्ट को देखेंगे। अब देखिए जब नेक्स्ट क्लास में हम आएंगे तो प्रेसिडेंट्स के बारे में डील करेंगे। जो फर्स्ट पार्ट है आप द लेजिस्लेचर ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट, इंडिया का प्रेसिडेंट, उनका जो क्वालिफिकेशंस और उनके पावर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। तब तक आप देखते रहिए, पढ़ते रहिए, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।